स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी IQ। मेरा नाम नानकी बवेजा है। स्टूडेंट्स, आपने मुझे पहले भी कंसेप्टोनॉमिक्स सीरीज में देखा होगा, जहां हम इकोनॉमी में जितने भी छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सिंप्लीफाइड वर्जन में पढ़ रहे हैं, बिकॉज यही कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे जाके आपको आपकी फाउंडेशन बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। तो इस आज भी कंटिन्यूइंग इन दैट सीरीज, आज एक और कॉन्सेप्ट हम अपनी नॉलेज में ऐड करने वाले हैं बाय द नेम ऑफ शैडो बैंक्स। अब ये शैडो बैंक्स क्या होते हैं, किस तरीके से दे डिफर फ्रॉम आवर कन्वेंशनल बैंक्स, क्या ये इलीगल होते हैं या नहीं होते, एंड व्हाट इंपॉर्टेंस डज दे हैव इन एनी इकोनॉमी, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चालू करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से। So first let us go through the definition of what shadow banking or shadow banks are. So shadow banking is a financial intermediary. सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरी इटसेल्फ मींस अ मिडलमैन। तो ये मिडलमैन होते हैं। किस चीज के मिडलमैन होते हैं? ये हेल्प करते हैं फंड्स को चैनलाइज करने में। किस तरीके से? ऐसी एंटिटीज, ऐसी यूनिट्स जिनके पास सरप्लस कैश है, और इकोनॉमी में सरप्लस कैश माना जाता है यूजुअली हाउस होल्ड्स के पास। इनके पास सरप्लस कैश होता है जो ये जाके डिपॉजिट कराते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के साथ, और ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इसी फंड को यूज करते हुए आगे लोन देती हैं किनको? जिनको पैसों की जरूरत है, लाइक गवर्नमेंट, लाइक ऑर्गेनाइजेशंस, लाइक कंपनीज, लाइक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, राइट। इन रिटर्न व्हाट डू दे अर्न? भाई लोन दिया है तो रिटर्न में क्या अर्न करेंगे? इंटरेस्ट अर्न करेंगे। उसमें से कुछ पार्ट अपना प्रॉफिट का रख के रेस्ट व्हाट दे विल डू इज दे विल गिव रेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट टू जिन्होंने पैसे डिपॉजिट कराए थे। भाई हम जब डिपॉजिट कराते हैं बैंक के पास जाके, हमें उस पर कुछ ब्याज मिलता है, तभी तो हम जाके डिपॉजिट अकाउंट खोलते हैं ना बैंक में। सो बीच में कौन रोल प्ले करता है? बैंक प्ले करता है। तो वही बैंक को फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कहा जाता है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज सिर्फ बैंक्स होते हैं। देयर आर अदर एंटिटीज ऑल्सो विच एक्ट एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो अभी हमारा ध्यान या हमारा डेफिनेशन अभी बैंक को पढ़ना समझना नहीं है, अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या होती है। तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को फिर से रिवाइज करें फटाफट से। तो ऐसी यूनिट या ऐसा मिडलमैन जो हेल्प करता है इन चैनलाइजेशन ऑफ फंड्स और इन चैनलाइजिंग फंड्स फ्रॉम द यूनिट्स जिनके पास सरप्लस फंड है टू द यूनिट्स विच हैव डेफिसिट ऑफ कैश और डेफिसिट ऑफ फंड्स। अब फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का बाइफर्केशन या डिवीजन देखें या क्लासिफिकेशन देखें, तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज दो प्रकार के होते हैं। एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होती है बैंक्स, और दूसरी टाइप की होती है नॉन बैंक्स। तो आज जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जिनको शैडो बैंकिंग सिस्टम या शैडो बैंक्स भी बोला जाता है। इन्हें शैडो बैंक्स क्यों बोला जाता है? ये टर्म किसने कॉइन करी थी? ये टर्म कॉइन करी थी 2007 में पॉल मैक्यूले ने। कब? जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, और कहीं ना कहीं यूएस में शैडो बैंकिंग सिस्टम को ही इसकी एक बहुत बड़ी वजह मानी गई थी। तो एक बहुत फेमस अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है और उन्होंने ये टर्म 2000 सिस्टम में एनबीएफसी, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, हमने बात करी ना इंटरमीडियरीज, जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो बैंकिंग सिस्टम जो रेगुलेटेड होता है सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, हमारे देश का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, और एक दूसरी होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। दो दे आर नॉट बैंक्स, ये बैंक्स नहीं होती, बट दे परफॉर्म फंक्शंस विच आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू बैंक्स। ये अपने आप में बैंक्स नहीं होते, दे डू नॉट कम अंडर द रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग द सेंट्रल बैंक, बट इनके फंक्शंस ऑलमोस्ट मोर और लेस आर सिमिलर टू द कन्वेंशनल बैंक्स। तभी इनको क्या बोला गया है? तभी इनको बोला गया है शैडो बैंक्स। तो अब पढ़ते हैं डेफिनेशन। अब शायद आप अपने आप ही अपनी डेफिनेशन बना लेंगे क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। सो शैडो बैंकिंग इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, ठीक है ना, विच दो डोंट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ बैंक्स। ये बैंक्स नहीं है, बैंक्स की तरह कैटेगराइज नहीं किया जाता है इनको, बट दे स्टिल परफॉर्म द फंक्शन जस्ट लाइक
another bank just like the normal bank. Now let us quickly go through कि भाई फिर differences कहाँ आते हैं. अगर ये भी banks की तरह ही function कर रहे हैं तो फिर इन्हें भी banks क्यों नहीं बोला जाता. Certainly कुछ differences हैं एक conventional banking system और non banking companies में. अब वो क्या डिफरेंसेस हैं वो भी देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि हम जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए उसको हर डायमेंशन से पढ़ना. अगर मैं शैडो बैंकिंग की डेफिनेशन पढ़ा के वीडियो ख़त्म कर देती मेरे लिए बहुत आसान था, लेकिन उससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आती, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होते कि कैसे ये नॉर्मल बैंक्स से डिफरेंट है. तो आइए देख लेते हैं फटाफट. अगर हमें एक नॉर्मल एक कन्वेंशनल बैंक इनकॉर्पोरेट करना है, स्थापित करना है, एस्टैब्लिश करना है, तो हमें कहाँ से लाइसेंस लेना पड़ेगा, कहाँ रजिस्टर कराना पड़ेगा. इट इज़ अंडर दी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. वेयरएज अगर हमें एनबीएफसी इनकॉर्पोरेट करनी है, सो विच एक्ट डू वी हैव टू रेफर टू, किस एक्ट किस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हम स्टैब्लिश करेंगे. इट इज कंपनीज एक्ट 1956, बट नाउ देयर इज अ न्यू कंपनीज एक्ट इन प्लेस, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013. तो हम उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग एक एनबीएफसी स्टैब्लिश करेंगे. अब जो डिफरेंस आता है यहाँ आके डिफरेंस आता है, वन ऑफ द वेरी मेजर डिफरेंस बिटवीन द बैंक्स एंड नॉन बैंक्स, दैट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. बैंक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, आप आए दिन जाके या आपके पेरेंट्स का डेफिनेटली कोई ना कोई डिपॉजिट अकाउंट होगा ही किसी ना किसी बैंक में, भले ही वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो. लेकिन एनबीएफसीज के साथ क्या है, एनबीएफसीज आर नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट. तो आप कहोगे मैम अगर दे आर नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, तब आप इसको क्यों बैंक की तरह कह रहे थे कि ये भी बैंक की तरह ही फंक्शन करते हैं, ये बैंक की तरह इस तरीके से फंक्शन करते हैं कि ये एग्जैक्टली उसी तरीके से लोन देते हैं जैसे कि कोई कन्वेंशनल बैंक देता है. बट द डिफरेंस लाइज कि दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स. आई होप आपको ये चीज याद रहेगी कि एनबीएफसी हाउ डज दे डिफर फ्रॉम बैंक्स, दैट दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स बट स्टिल दे आर अलाउड टू क्रिएट लोन्स. तो डिमांड डिपॉजिट की बात करें, दे बैंक्स, all types of banks are allowed to accept deposits, but NBFCs are not allowed to take deposits or accept deposits except few NBFCs which are called deposit taking NBFCs. but अभी हमारा एजेंडा उस साइड में जाने का नहीं है, उस सेगमेंट में जाने का नहीं है. what you have to understand is they are not allowed to accept deposit. Deposit insurance, अब जब यहाँ पे डिपॉजिट ले सकते हैं तो डिपॉजिट को इंश्योर भी कराना पड़ेगा. मैं गवर्नमेंट का डायरेक्टिव है, सेंट्रल बैंक का डायरेक्टिव है. भाई जब हम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसको इंश्योर भी कराना पड़ेगा, क्योंकि प्रोविजन है, सेंट्रल बैंक का डायरेक्टिव है. तो इंश्योरेंस कहाँ होगी, डीआईसीजी एक्ट के अंडर. अब जब यहाँ पे डिपॉजिट नहीं ले सकते तो इंश्योरेंस किस चीज़ की कराएंगे, राइट. पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, can NBFCs participate in that? No, they are not allowed to participate in that. Whereas our banks do participate in the payment and settlement system, in the clearing house function. Clearing house क्या होता है, जब हम अपना चेक भेजते हैं, जब हम चेक ड्रॉ करते हैं तो कोई एक प्रोसीजर फॉलो होता होगा उसको क्लियर कराने के लिए, ताकि जब हम चेक ड्रॉ करें तो सेकेंड पार्टी के अकाउंट में मनी ट्रांसफर हो जाए. सो दैट इज व्हाट इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन. ठीक है, तो जो एनबीएफसीज होते हैं दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन क्लियरिंग हाउस फंक्शन, राइट. वेयर एज जो बैंक्स होते हैं दे आर अलाउड. अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, क्या एनबीएफसीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है? यस. किस लिमिट तक? फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आर अलाउड अप टू द लिमिट ऑफ 100%, वेयर एज बैंक्स के केस में इट इज अप टू 74%. So these are the differences which exist between banks and NBFCs. तभी NBFCs को shadow banks कहा जाता है. अगर ये differences नहीं होते तो हो सकता है ये भी banks की category में ही fall करते हैं, right? चलिए, अब हमारे को जानना क्या जरूरी है, क्या ये इलीगल है? अगर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या ये इलीगल है या क्या ये इंपॉर्टेंट भी है हमारी इकोनॉमी के लिए? तो स्टूडेंट्स, आंसरिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, दे आर सर्टनली लीगल. ऐसा नहीं है दैट दे आर इलीगल.
बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये इलीगली एग्जिस्ट करते हैं, दो दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई। क्या था बैंक्स का, क्या था, दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। दो दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई, दे आर रेगुलेटेड बाय देयर रिस्पेक्टिव रेगुलेटर्स। मान लीजिए अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है, कोई हेज फंड कंपनी है, उसको कौन रेगुलेट करेगा? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी। ठीक है, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, वो कैसे फॉर्म होती है? जो इंश्योरेंस कंपनी का स्ट्रक्चर होता है, दे आर फॉर्म्ड एज एनबीएफसी, तो उनका भी तो उनका भी रेगुलेटर होता है। कौन होता है? आईआरडीए, राइट। सो एनबीएफसीज के जब रेगुलेशन की बात करें, एनबीएफसीज के रेगुलेशन की बात करें, देन they have their independent regulators, they do not come under the regulation of RBI. Now हम कौन से क्वेश्चन पे थे? हम बात कर रहे थे क्या ये इंपॉर्टेंट होते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं मैम? ये इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि आप बैंक के पास जाओ, बैंक को अप्रोच करो और आपको लोन मिल जाए। देयर आर मेनी पीपल हु डू नॉट गेट लोन फ्रॉम द कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम, तो उनको भी तो लोन चाहिए, उनकी भी तो क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स है। दैट इज वेयर जो शैडो बैंक्स होते हैं, दैट इज वेयर जो एनबीएफसीज होते हैं, दे कम इनटू पिक्चर। डेफिनेटली उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हायर होता है एज कंपेयर टू दीज बैंक्स, बट डेफिनेटली किसी को क्रेडिट की जरूरत है, दैट इज वेयर दे पिच इन, दैट इज वेयर दे कम इन एंड हेल्प्स इन क्रेडिट क्रिएशन इन द इकोनॉमी। Also at the same time they provide other services like securities, they provide other services like अगर किसी को सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करना है, लाइक म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहे हैं? पैसा इकट्ठा करके बहुत सारे लोगों से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एनबीएफसीज, लाइक इंश्योरेंस, लाइक म्यूचुअल फंड्स, लाइक hedge funds. So certainly also they extend loans, they provide loans. So can we say that they are important? Yes, they are important. And answering the question, are they illegal? नहीं, illegal नहीं है, they are regulated by their respective regulators. तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था शैडो बैंकिंग का। और ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप मुझसे समझना चाहते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप ऐसे और कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है समझने में, और आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं और उसको आपको समझाऊं। अगर आप शैडो बैंकिंग पे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, कैसा क्वेश्चन? MCQ, देन 2 प्लेटफॉर्म्स है जिसको आप विजिट कर सकते हैं। एक तो मेरा इंस्टाग्राम ID, दैट इज nanki_B22, and my telegram page which is economics with Nanki. तो जब तक नया वीडियो नहीं आता है, इसी को रिवाइज कीजिए। Stay tuned for more such videos and all the best to all of you. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।